Application of Laplace transform for solving differential equations. So इसका जो प्रोसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल स्टेट ये मैं बताऊं तो हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, फिर जो टर्म मिलेगा हमको जो हमारा सॉल्यूशन है उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। जनरली ये प्रोसेस कब अप्लाई होता है जब बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो, ठीक, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस में तुमको कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो, अगर बाय चांस नहीं गिवन है तो हम लोग उनको कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो मैं क्वेश्चन के साथ ही तुम लोग को बताऊंगी कैसे हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से ये यूजफुल रहता है और क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको पता चलेगा कि क्यों ये इजीयर पड़ता है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, फॉर्मूला भी यूज करेंगे। फॉर्मूला जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा अलग फॉर्म से हमको लिखना रहता है, वो चीज मैं यहाँ बता दूंगी। ठीक, तुम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव पढ़ा था, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, याद है तो बहुत रेयरली किसी को क्या बोले, फिर से बोलो। ये टी नहीं है ना भाई, f बार ऑफ s आएगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहे हो तुम लोग, इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बता रहे हो, तुम लोग बता रहे हो nth डेरिवेटिव ऑफ f बार ऑफ s, इनवर्स ट्रांसफॉर्म बता रहे हो। टेल मी द ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t, क्या लिखे थे, फॉर्मूला लिखे होगे ना कॉपी में, उसको तो देखो। हाँ, वो s s बार f बार ऑफ s तब आता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव रहता है, और इन जनरल हमने ये फॉर्मूला लिखा था s टू द पावर n f बार ऑफ s माइनस s टू द पावर n माइनस 1 f ऑफ 0 माइनस s टू द पावर n minus 2 f dash of 0 so on, last term will be minus 1 to the power n f n minus 1 f, नहीं minus 1 का पावर n नहीं आएगा, सारे नेगेटिव होते हैं टर्म्स, n minus 1 f डेरिवेटिव पे 0 पुट करना, ये फॉर्मूला था, लिखा था यही फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम नोटेशन चेंज कर लेते हैं। ये जो फंक्शन है ना उसको हम y से डिनोट कर लेते हैं। अभी तक हम f ऑफ t लिख रहे हैं, उसको अगर हम मान लें कि y इज टर्म वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है या t भी हो सकता है, जनरली t में देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t में होगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को अज्यूम कर रही हूं मैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इसको कैसे डिनोट करेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ y, इसको अगर हमको लिखना है n टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है y, तो उसके लिए हम नोटेशन लिख लेंगे यहाँ s टू द पावर n, ठीक है, ये f बार ऑफ s को हम लिख लेंगे यहाँ पे y बार ऑफ s, यानी हम मान रहे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इज y बार ऑफ s, ठीक। तो शॉर्ट में लिखने के लिए, क्योंकि ये टर्म को तुम 2-3 बार एक क्वेश्चन में यूज करोगे, तो y बार ऑफ s बार-बार नहीं लिखते हम लोग, उसको s को अज्यूम कर लेते हैं कि हमको पता है y बार में s आने वाला है, हम सिर्फ y बार लिख लेते हैं, ठीक, और बाकी टर्म्स को वैसे ही s टू द पावर n माइनस 1 हुआ, इसको लिखेंगे y ऑफ 0, f ऑफ 0 की जगह ये बन जाएगा y ऑफ 0, फिर s टू द पावर n माइनस 1 s माइनस 2 y डैश ऑफ 0 so on, last term will be y को n minus 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करके फिर t की जगह 0 डालना, ये फॉर्म है, मतलब सिंपल है, ये चीज फॉर्मूला यही है, बस हम उसको लिखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट कर, ठीक। दो चीजें इसका यह ध्यान रखनी है, ये y बार क्या है, फंक्शन ऑफ s है, y बार इज अ फंक्शन ऑफ s, अभी के लिए हम फंक्शन ऑफ s को बार-बार नहीं लिखेंगे, y बार से लिखेंगे, ठीक। और वैसे ही यहाँ पे भी जैसे y ऑफ t है, तो उसको भी तुमको कई जगह वो सिर्फ y में दिखेगा, तो तुमको ये ध्यान रखना कि y लिख रहे हो यानी फंक्शन ऑफ t है, और y बार लिख रहे हो तो फंक्शन ऑफ s है, ये जो कॉमन टर्म्स है इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक। तो जनरल फॉर्म जो ज्यादातर फॉर्मूलेस यूज होते हैं उनको जरा लिख लेते हैं। अगर इसमें n की वैल्यू 1 हो गई यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है y डैश ऑफ t, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s y बार माइनस
y of 0. फिर Laplace transform of second derivative will become s square y bar minus s y of 0 minus y dash of 0. Laplace transform of third derivative will become s cube y bar minus s square y of 0 minus s y dash of 0 minus y double dash of 0. ये फॉर्म ज्यादा यूज होता है, थर्ड डेरिवेटिव तक ही जनरली पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं। चलिए अब ये टॉपिक के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, देखो कई बार लिखा रहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। तो ट्रांसफॉर्म मेथड अगर तुमने सिर्फ लाप्लास ही पढ़ा है तो ऑब्वियसली लाप्लास ही लगाना है। कई बार सिर्फ लिखा रहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, लेकिन अगर वो इस यूनिट के अंदर आ रहा है तो तुमको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास लगा के ही सॉल्व करना है। दूसरे मेथड से सॉल्व करोगे तो 0 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है, सोच लेना कि सॉल्व लिखा है तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अगर इस यूनिट के अंदर वो टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यू विल यूज द लाप्लास मेथड ओनली टू सॉल्व, ठीक। अब कैसे मेथड लगाना है हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं, ओके। नोट करो क्वेश्चन को, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रांसफॉर्म मेथड, solve the following equation by transform method. d2y plus 4dy plus 3y is equal to e to the power minus t, where y of 0, y dash of 0 is equal to 1. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। सबसे पहले ये तुमको क्वेश्चन में दो पार्ट दिया होगा, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया होगा और दूसरा पार्ट रहेगा बाउंड्री कंडीशंस। ये एक इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन जो भी होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई है तो बाउंड्री कंडीशन जब हमको जरूरत पड़ेगी वहां उसको कांस्टेंट यूज कर लेंगे। अगर दी हुई है तो उसको पहले से लिख के रख लेना, उनको जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। हमको अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको y डैश y डबल डैश उसमें लिखने से फॉर्मूला लगाने में हमको इजियर पड़ेगा, तो हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे इसको अगर y डबल डैश के फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। Put it equation number 1 and write the boundary condition. Y of 0 is equal to 1. ये दोनों ही इक्वल टू है। Y of 0 equal to y dash of 0 is equal to 1. So y of 0 is 1, y dash of 0 is also 1. ठीक, अब लाप्लास मेथड में क्या करना है हमको, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, ठीक। सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, you will have
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी। सॉरी, यहाँ भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लग जाएगा ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। ठीक, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होंगी और क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले नोटेशन एक चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y को किससे डिनोट करने वाले, एज्यूमिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y एज इक्वल टू y बार, या मैं दोनों में वेरिएबल को छोड़ रही हूँ, y मतलब लिखा है यानी वो क्या है, y ऑफ t है, और y बार लिखा है यानी y बार ऑफ s है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज डिनोटेड बाय y बार, एंड कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमको, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला टर्म को सिर्फ सिंबॉलिकली लिखा जाएगा, ये दोनों टर्म के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, nth डेरिवेटिव वाला। तो यहाँ पे सीधा क्या करना, फॉर्मूला एक बार में सिर्फ nth डेरिवेटिव का लिख लेना, लगाते वक्त हम लोग को जब 2 3 1 जहां जो लगाना होगा वो लगाना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू s टू द पावर n y bar minus s to the power n minus 1, y of 0 minus s to the power n minus 2, y dash of 0, so on, y n minus 1 derivative at 0। ये फॉर्मूला लिख लिया, और ये भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, ये सारे को हम यूज करेंगे। ठीक, इधर राइट हैंड साइड के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। क्या है फॉर्मूला, वी नो दैट करके लिख लेना ये फॉर्मूला, इसको 1 अपॉन s माइनस a। ठीक, तो अब ये जो फॉर्मूले हैं और ये नोटेशन, इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 5 and 6 and also we are using the linearity property। तो याद है ना, linearity लगता है, ये जो टर्म है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश y डबल डैश प्लस 4 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश प्लस 3 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में लिख रही हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि बहुत लेंथी है। तुमको ट्रांसफॉर्म निकालना है, फिर इनवर्स निकालना है, इतने से ये नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए अभी लिख रही हूँ पहले क्वेश्चन। ठीक है, सीधा तुम ऐसा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लिख के और सीधा लगाओगे फॉर्मूले को, कौन कौन सा फॉर्मूला है वो एक बार मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ऐसा करके लिख रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाना और उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश, वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश क्या आ जाएगा, s स्क्वायर y बार माइनस s y डैश ऑफ 0, सॉरी y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। ये पहला टर्म हो गया, l ऑफ y डबल डैश इतना आ गया। ठीक, प्लस 4, अब l ऑफ y डैश निकालेंगे, l ऑफ y डैश फॉर्मूले को यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आ जाएगा s y बार माइनस y ऑफ 0। ठीक, प्लस 3 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, इसके लिए हम नोटेशन ले चुके हैं, इसको डिनोट किससे करेंगे हम, y बार से। तो ये लास्ट टर्म y जहां लिखा होगा उसका कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो सीधा नोटेशन को लिख लो, l ऑफ y मतलब है y बार। ठीक, इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन s प्लस 1। जो फॉर्मूले लिख चुके हैं उसको हमने बस यूज कर लिया। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जहां जहां कांस्टेंट्स आ रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस, वो देखो तुमको बाउंड्री कंडीशंस में गिवन होगी, ये y ऑफ 0 y डैश ऑफ 0 ये क्वेश्चन में गिवन होगा, उनको यहाँ पुट कर लोगे। अगर नहीं गिवन है तो कांस्टेंट्स ले लोगे, उसको a b इस तरह से डिनोट कर लोगे। ठीक है, अगर गिवन नहीं है, अभी गिवन है ना, कौन सा इक्वेशन नंबर लिख लो, देखो 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 and 3 हियर, you will have s square y bar minus s into y of 0, y of 0 कितना था 1,
माइनस वाई डैश ऑफ 0 वो भी 1 था, तो ऐसा आएगा, ठीक, प्लस 4s वाई बार माइनस 1 प्लस 3y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक, क्लियर? अब हमको ये करना है, जितने टर्म्स में y बार आ रहा है उन सबको कलेक्ट करके एक साथ करना है, और बाकी जितने कांस्टेंट टर्म्स है मतलब जिनमें y बार नहीं है उन सबको मूव करना है टू द राइट साइड। ठीक, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद मैं क्लियर कर दूंगी कैसे क्यों ऐसे कर रहे हैं। ऐसा आ रहा है, ठीक, सो y बार वी आर गेटिंग y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 प्लस s प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या अचीव किया, क्यों किया ये पूरा प्रोसेस, ये आप पहले समझिए। हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए था। सोल्यूशन मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था y, डिपेंडेंट वेरिएबल था y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल था t। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, y इन टर्म्स ऑफ t, यानी मेरे को y की वैल्यू मिलेगी एज सम फंक्शन ऑफ t, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने से जो डेरिवेटिव टर्म था वो भी अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। मेरे पास पहले डेरिवेटिव था ना, डबल डैश ट्रिपल डैश ऐसा था, उसको हमने अब किस में लिख लिया, s स्क्वायर y बार s y, इसमें y बार y जो भी लेकर पुट करो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक, अब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग सिंपलीफाई कर लिए, तो हमको ये जो टर्म मिल गया ये क्या है, y बार मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। तो मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया, तो अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो यानी अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसका इनवर्स निकाल के y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? क्यों ये यूजफुल है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन करने का, इंटीग्रेशन करने का कुछ जरूरत नहीं पड़ता। डेरिवेटिव टर्म्स को भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले आया है, उसके लिए हम लाप्लास लगाते हैं कि हमको वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अवॉइड हो जाता है। जो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है वो सब अवॉइड हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाता है, और जिनको हम लाप्लास के फॉर्मूलेज यूज करके चेंज कर सकते हैं, अलजेब्रिक में ला सकते हैं, फिर वापस अलजेब्रिक से तो फंक्शन के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तब तक क्लियर है? क्या करना है, पहला स्टेप गिवन इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, बाउंड्री कंडीशंस पुट करना है, इस तरह से सिंपलीफाई करना है कि मुझे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिल जाए। यानी y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था तो y बार मिल जाए, ठीक, अगर x पे लिखा है तो x बार मिल जाए, ठीक, फिर उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा इस इक्वेशन का इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगाना। ये इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया, 7। इक्वेशन 7 का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। L इनवर्स ऑफ y बार, तो अगर L ऑफ y y बार था तो ऑब्वियसली L इनवर्स ऑफ y बार क्या बन जाएगा, y। ठीक, तो ये y आ गया इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ दिस टर्म। अब ये तुम्हारा अब चॉइस है, हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए 3 मेथड पढ़े, पार्शियल फ्रैक्शन, कॉन्वोल्यूशन एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब तुमको एक्सप्रेशन देख के दो वाला मेथड समझ में आता है उसको ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको अगर मैं पूरे को एलसीएम लेके करूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस s प्लस 5 इंटू s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। अब मुझे देख के बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कौन सा मेथड लगना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए इसको?
बताओ बताओ। एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 का पहले क्या कर सकते हैं ये सोचो। क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? क्या आएंगे फैक्टर्स? एस प्लस 1 एंड एस प्लस 3। सो कौन सा मेथड इजी पड़ेगा जब लीनियर फैक्टर्स बन रहे हो? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो हम पहले इसको फैक्टर्स में लिख लेते हैं। एल इनवर्स ऑफ ये न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर लेना। ये आ रहा है एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 सॉरी प्लस 6 अपॉन एस प्लस 1 इंटू इसको भी फैक्टराइज किए तो फिर से आ रहा है एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 1, यानी डिनोमिनेटर बन रहा है एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस प्लस 3। ठीक, अब चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर डाल के और अलग से सॉल्व कर लो। इसको इक्वेशन नंबर 8 डाल लिया। अब यहाँ आगे इसको लिखते हैं। टेकिंग f bar of s is equal to s square plus 6s plus 6 upon s plus 1 whole square into s plus 3. That is, we will take it as equal to a upon s plus 3 plus b upon s plus 1 plus c upon s plus 1 whole square. We are assuming it, so we are writing say by method of partial fraction, get the values. इक्वल टू कितना है? एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6। अभी ए बी सी की वैल्यूज निकाल के बताओ क्या आ रहा है। शॉर्टकट याद है ना लीनियर टर्म्स के लिए? कल भी किए थे हम लोग एक क्वेश्चन में। नहीं कल नहीं किए थे, तुम लोग मैंने होमवर्क बोला था, सॉल्व करके देखे ना क्वेश्चन। इतना बोल रही तब भी समझ नहीं आ रहा। टाइम नहीं है, रोज का रोज पढ़ाई करो। अभी घूमने फिरने का टाइम नहीं है। दिसंबर तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, जनवरी में घूमना। क्लासेस तो भी नवंबर 25 को है, उसके बाद दिसंबर 15 से 18 तक एग्जाम होता है। अगर नवंबर 23 को क्लासेस हुआ तो वैसे सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है उस टाइम में। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या हाल है? अगर एक और एक हफ्ता एक्सटेंड हुआ तो फिर सब चीज थोड़ा पीछे जाएगा, लेकिन अभी तक तो बात हुई नहीं है ऐसा एक्सटेंड होने। नहीं वो तो टाइम भी सोच के चलो 23 को एग्जाम फेस करना, उसके हिसाब से चलो क्या जो सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले s इज इक्वल टू -1, तो किसकी वैल्यू मिलेगी? c की। c की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। ये वैसे कॉन्वोल्यूशन से भी बन जाता है इसलिए। c की वैल्यू 1/2 आ रही है। फिर नेक्स्ट s इक्वल टू -3 पुट करने से क्या आ रहा है? a की वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस
3/4 मतलब क्या कहते अब एस बी की वैल्यू के लिए तो कोई कांस्टेंट वैल्यू काम नहीं करेगी, कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो। हाँ हाँ जो भी 7/4 बी की वैल्यू 7/4 एस इक्वल टू 0 लेके भी बना सकते हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेके हो सकता है, या कोएफिशिएंट इक्वेट करके हो सकता है। ए बी और सी की वैल्यू आ रही है सबकी? नो तुम बना ही नहीं रहे हो। बोर्ड पे लिखने के बाद तो सबका ही ऐसे होता ही है ना। चलो एफ बार ऑफ एस हमको मिल गया। एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू 1/4 सब में से अगर डिनोमिनेटर में से कॉमन ले ले, आई कैन राइट इट दिस वे। ए की वैल्यू आई है -3/4, सो इट विल बी -3 अपॉन s प्लस 3 प्लस 7 अपॉन s प्लस 1 प्लस 2 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। ऐसा आएगा? वन बाई फोर कॉमन ले इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका इनवर्स निकाल लो, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। L inverse of f bar of s is equal to 1 minus 3/4। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ना, L inverse of 1 upon s plus 3 क्या आएगा? e to the power minus 3t। ये दोनों टर्म्स के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, और इसके लिए आ जाएगा 7/4 e to the power minus t। ठीक, लास्ट टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? e to the power हाँ t to the power n1। तो फॉर्मूले को यहाँ चाहे तो लिख लो, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है e टू द पावर 80 t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस t, t का पावर 1 क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 2 है, अपॉन 1 फैक्टोरियल दैट इज 1। ठीक, तो यानी हमको वैल्यू मिल गई -3/4 e टू द पावर -3t प्लस 7/4 e टू द पावर -t प्लस 2 t इंटू e टू द पावर -t। ये आ गया इनवर्स ट्रांसफॉर्म। इसके इक्वेशन नंबर 7 8 क्या था? ओ यस 1/2। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 7 8 जो भी था उसमें पुट कर लो, y की वैल्यू मिल जाएगी। देन फ्रॉम इक्वेशन 8 वी हैव y इज इक्वल टू दिस वैल्यू। चाहो तो 3/4 को 1/4 को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। 2t e to the power minus t plus 7 e to the power minus t minus 3 power minus 3। Got it? Okay. Process clear है? Okay. Note the next one then. Question
वही है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग ट्रांसफॉर्म मेथड। y double dash plus 25y is equal to 10 cos 5t, where y of 0 is 2 and y dash of 0 is 0. स्टैटिक का सेट करो, वही करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है, बाउंड्री कंडीशंस को लिखना है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। भाई बात क्या आ रहा है वहां तक कि तुम लोग खुद से करो। बोर्ड पे जो लिख रही हूँ उसको देखने की जरूरत नहीं, अपने से करो, है ना। सेकेंड टर्म में डेरिवेटिव नहीं है ना, y डबल डैश प्लस 25y है, वही लिख लो ना। इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अब लेंगे है ना, तो जो चीजें मैंने तुम लोग पहले वहां एकदम एलाबोरेटली लिख के बताई, उसको ऐसे साइड में लिखोगे और एक स्टेप में लगा दो, और सारे फॉर्मूलेस मैंने एक बार में लगा दी, बस वहां साइड में लिख दे कि ये फॉर्मूला। एलाबोरेट करके लिखने में वैसे प्रॉब्लम नहीं है, नंबर कटेंगे नहीं, पर टाइम तुम्हारे ज्यादा लगेगा, टाइम कैलकुलेट करके करो। बाउंड्री कंडीशंस पुट करो, y ऑफ 0 2 दिया था ना, और y डैश ऑफ 0 0 है। सॉल्व करके देखो, ये आ रहा है क्या आएगा, अगर कुछ चेंज आ रहा तो बताओ।
करो, करके कंप्लीट करके मेरे को बता दो। ये क्वेश्चन भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हो गया? कंप्लीटेड? तो टेल मी, इसके बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए क्या मेथड लगाएंगे? याद लगाया ना, सबका लिया है तो इनवर्स के लिए कौन सा मेथड लगाना है? Convolution, right? So this question actually can be solved by all three methods. It can be solved by partial fraction, it can be solved by indirect method, and it can be solved by convolution method. जो सेकंड टर्म है उसके लिए तो एक्चुअली कोई मेथड ही नहीं चाहिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2 को हटा दो, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 इज cos 5t। ठीक, इसी टर्म के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो कन्वोल्यूशन आल्सो विल वर्क, इनडायरेक्ट मेथड आल्सो विल वर्क। तो जो भी जिसको जो याद आए वो कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, y बार इज इक्वल टू f बार ऑफ s प्लस g बार ऑफ s, जिससे हम लोग को लिखने में बाद में कन्वीनियंस होगा। कौन सा इक्वेशन नंबर है? 4, 5, जो भी है डाल देना अकॉर्डिंगली। तो f बार ऑफ s ले लिया हमने, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर। कॉन्वोल्यूशन से करना तुम लोगों का होमवर्क है, कल हम लोग कई सारे प्रैक्टिस के इनडायरेक्ट बता देते हैं। ठीक, इसमें अगर इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे सोच सकते हो क्या? लगेगा इनडायरेक्ट ये तो मैं बता दूं, कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा क्वेश्चन कुछ बताइए। होल स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में, शायद एक ही क्वेश्चन बताइए। नहीं आ रहा? हाँ, डिफरेंशिएट वाला। मैं तुम लोगों को बोली थी कि अगर ये जो डिनोमिनेटर टर्म है वो होल टू द पावर में है, तो अगर उस होल टू द पावर को छोड़ के बाकी टर्म का इनवर्स तुमको मालूम है, तो हम लोग डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले डिफरेंशिएट करके देखना है तुमको कि किसको डिफरेंशिएट करने से ये टर्म आता है। तो अगर तुम रफ में करके देखो, डी बाई डी एस ऑफ एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, इसको सॉल्व करके देखोगे तो आएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर। 2 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 को तो यहाँ है भी, और नहीं भी रहेगा तो 1/2 इंटू 2 कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक, और बाकी जो एक्सप्रेशन है s का वो आ रहा है। तो अगर हमें इफ आई स्टार्ट विद L इनवर्स ऑफ दिस टर्म, लेट h of s is equal to 1 upon s square plus 25, then h of t भी हमको मालूम है क्या आ जाएगा। अगर h bar of s 1 upon s square plus 25 है, तो h of t क्या है इसके इनवर्स? 1 upon s square plus 25 के इनवर्स क्या आएगा? sin 5t upon 5 होगा कि नहीं? 1/5 sin 5t। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं आएगा समझ में। ये फॉर्मूला लगाया मैंने डायरेक्ट, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है 1/a sin 80। ठीक, तो हमको h बार ऑफ s मिला है, ये मिल गया। अब मैं डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाती हूँ। वी नो दैट
एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ, यहाँ मैं एफ बार ऑफ एस की जगह एच बार ऑफ एस लिख रही हूँ क्योंकि वो नोटेशन मैंने यूज किया है, इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, कल बार बार यूज किया, इनवर्स का पूछ रही हूँ, माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी, बार बार लिखे थे, ठीक, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस टी इंटू एच ऑफ टी, ठीक, दैट इज वी आर गेटिंग एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एच बार ऑफ एस आ गया, डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एच ऑफ टी, क्या है, साइन 5t अपॉन 5, दैट इज वी आर गेटिंग एल इनवर्स ऑफ, ये माइनस 2s आएगा ना, उसको करेक्ट कर लेना, माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी साइन 5t अपॉन 5, और दैट इज एल इनवर्स ऑफ 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू t साइन 5t अपॉन 5, सीधा फॉर्मूला लिया। एक क्वेश्चन इसका कराई थी, एक ही क्वेश्चन कराई थी, इसलिए एक बार प्रैक्टिस करा दी। ये वाला क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन से भी बनता है, कितना ही स्टेप आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इंटीग्रेशन अगर तुम लोग अच्छे से आता है, जिसको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है वो लगा ले, जिसको फॉर्मूला ज्यादा याद रहता है वो ये लगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2s अपॉन एक्स प्लस 25, एफ बार ऑफ एस क्या था हमारा 10 है ना, तो एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस जो है वो बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू एल इनवर्स ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से पुट कर लो, ये आ गया 5 इंटू टी साइन 5t अपॉन 5, सो एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस मिल गया हमको। इसको इक्वेशन नंबर डाल के रख लेना, पुट कर लेंगे, t साइन 5t, पुट इट इक्वेशन नंबर 5, मेरे अकॉर्डिंग 5 आ रहा है, तुम लोगों को जो भी आ रहा है ठीक। और एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जी बार ऑफ एस क्या लिया था हमने, हाँ कितना आया था 2s था ना, तो 2 को अगर बाहर ले लें s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, यही था ना फॉर्मूला जी बार ऑफ एस, ठीक, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिख लो डायरेक्टली, ये बन जाएगा 2 cos 5t, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, टेकिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में था y बार, सो एल इनवर्स ऑफ y बार आएगा विच इज y इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस प्लस एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस। इक्वेशन 4 को चेक करके देखो, इक्वेशन 4 में हमने लिखा है y बार इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस प्लस जी बार ऑफ एस, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 5 एंड 6 में मिल गई है, पुट कर लिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी t sin 5t plus 2 cos 5, from equation 5 and 6, ठीक। तो ये फिर से बोल रहे हमारे पास नहीं कि यही मेथड लगाओ, कॉन्वोल्यूशन भी लगा सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन मेरे को थोड़ा लेंथी लगेगा लग रहा है, लेकिन इसमें होल स्क्वायर मतलब 4 कांस्टेंट्स लगेंगे, और वो भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आएगा, लीनियर वाला शॉर्टकट नहीं लगेगा, तो लेंथी कर सकते हो गया।
Note the next one. Yes, note this question. D to the power 4 y upon dt to the power 4 minus k to the power 4 y is equal to 0, where y of 0 is 1, y dash of 0 is equal to y double dash of 0 is equal to y triple dash of 0 is equal to 0. Okay? प्रोसेस वही करो, पहले y डबल y डैश डैश के फॉर्म में लिख लो, तो ये क्या होगा y फोर्थ डेरिवेटिव है ना. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y फोर्थ डेरिवेटिव माइनस k to the power 4 into y is equal to 0. ये नोटेशन भी ध्यान रखना. फोर्थ डेरिवेटिव मतलब 4 बार डैश नहीं डालते है ना, y to the power 4 y ट्रिपल डैश तक के डैश डैश डालते हैं. फोर्थ डेरिवेटिव में y का पावर रोमन 4 है. Take the Laplace transform. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बेसिक जो चेक है वो ये है कि तुमको डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अच्छे से याद है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जनरली वाई स्क्वायर तक के पूछा जाता है, वाई डबल डैश तक के, और इसमें वाई टू द पावर 4 में पूछा गया. वो वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. याद है? तो चलो बताओ मुझे क्या लिखें. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जीरो का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो ही आएगा, सो राइट हैंड साइड जीरो रहेगा. क्या आएगा सबसे पहले टर्म इसमें? वाई बार, फिर ये फॉर्मूला आ गया. प्लस माइनस k टू द पावर 4 y बार इज इक्वल टू 0. यहाँ पे लिख लेना टेकिंग या लेट L ऑफ y इज इक्वल टू y बार. फॉर्मूले को फिर से लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सीधा फॉर्मूला ही लगाया हो, तुम नहीं लिखोगे चलो. अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस पुट कर लो. क्या दी हुई बाउंड्री कंडीशंस? सिर्फ y ऑफ 0 1 है, बाकी सब 0 है, यानी कि ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये टर्म बचेगा, है ना. उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए और y टू द पावर 4 वाले टर्म को कलेक्ट किए, तो आएगा s टू द पावर 4 माइनस k टू द पावर 4 इंटू y बार इज इक्वल टू s क्यूब. बाउंड्री कंडीशन पुट करके आ रहा है, यानी कि हमारा टर्म बन गया y बार इज इक्वल टू s क्यूब अपॉन
एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मैंने यही पे इसको फैक्टराइज कर लिया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। अब इसको बताओ किससे सॉल्व करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन से? ठीक है प्रॉब्लम, और वो घर में जब बैठ के करना। 4 कांस्टेंट निकाले होंगे। क्या आंसर क्या है? फाइनल आंसर बताऊंगी। 1/4 कॉमन लेने के बाद आ रहा है 2 sin हाइपरबोलिक kt अपॉन k प्लस 2 sin kt। देखो पार्शियल फ्रैक्शन से तो कर लेना, अगर तुम लोग को वही इजी लगता है वही करना, लेकिन इसको कॉन्वोल्यूशन से भी कर सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन में ये काफी छोटा है, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स के फॉर्मूला हमको मालूम है। इसको तुम दो टर्म्स में स्प्लिट कर लो, एक को ले लो s अपॉन s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और इसको s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। या अगर तुमको पार्शियल फ्रैक्शन इजी लगता है तो वो भी कर सकते हो। नहीं, आंसर फाइनल आंसर हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक। हाँ, आंसर आएगा 1/2। हाँ, 1/2 कॉस हाइपरबोलिक kt प्लस कॉस k। चलो पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो वही करो। तुम लोग किससे किए? अच्छा अच्छा, वही पार्शियल फ्रैक्शन ही है। वो चीज अगर समझ में आ जाती है बहुत इजीयर हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन करना। मतलब हम लोग जो प्रोसेस लगाते हैं ना पूरा एबीसीडी निकालने का, उसी को शॉर्टकट में करते हैं कि न्यूमरेटर को इस तरह से मैनिपुलेट करें जिससे कि वो स्प्लिट हो जाए। जैसे यहाँ दो टर्म्स है ना, एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर मैं न्यूमरेटर को इस तरह से लिख पाऊँ कि इन दो टर्म्स में आ जाए तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे वो बता रहे हैं ना, एस अपॉन एक्स इंटू एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एस क्यूब आता है। हाँ, 1/2 भी आता है, क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करने के बाद 2x³ आ जाएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म्स अब स्प्लिट हो जाएगा। एंड दिस मेथड यू कैन अप्लाई फॉर एप्लीकेशन क्वेश्चंस। इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि एज सच ही क्वेश्चन काफी लेंदी है, कहीं पे भी उसको लेंदी बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, जहाँ पे जो शॉर्टकट लग जाता है दिमाग में आते कर सकते। लेकिन अगर ये सिर्फ पूछ लिया फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो शॉर्टकट नहीं लगाना, तब दिखाना एबीसीडी निकाल लो। भले ही तुम अपने शॉर्टकट से जान लेना क्या आएगी वैल्यूज, लेकिन उसको दिखाना प्रोसेस हमने ये लगाया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सो वेरी इजी, डायरेक्ट फॉर्मूलाज होगा। चलो, तो ये हमने सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करने सीख लिया। इसमें एक और चीज नोट ध्यान दो, कोई हमको देखने की जरूरत नहीं कि हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, लीनियर है कि नहीं है, सबके लिए सेम लगना है। ठीक, अगले वीडियो में और एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि इस अभी तक जो क्वेश्चंस किए वो कैसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले है ना। अभी जो क्वेश्चंस हमने किए उन सब में देखो डेरिवेटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं रहता है तो वो वाले में क्या चेंजेस आते हैं। मेथड तो यही लगेगा, उसमें ऐसा नहीं कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं आ रहा तो लाप्लास में अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है।
So we will do that in the next lecture. Online student, one of you please send me the attendance for today.